नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। आज योगी कैबिनेट 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 3 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी, एसबीएसपी और आरएलडी से एक मंत्री आज शपथ ले सकते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार के तहत। तो शाम 5 बजे का वक्त तय माना जा रहा है जब 3 नए चेहरे बतौर मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल करवाए जाएंगे। और ये शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे के आसपास, जिसमें एक चेहरा बीजेपी से, एक एसबीएसपी और एक आरएलडी से। तो योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की घड़ी आई और ये जो विस्तार होने जा रहा है इसमें कौन कौन से चेहरों को जगह दी जाएगी, इसको लेकर जो खबरें हैं वो अब आपको बता देते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में किसको जगह? आरएलडी, एसबीएसपी को जगह। आरएलडी कोटे से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। एसबीएसपी के कोटे से एक मंत्री, नाम साफ है, ओम प्रकाश राजभर ही बनेंगे। बीजेपी कोटे से दारा सिंह चौहान के लिए बताया जा रहा है कि जगह बनाई जा सकती है और उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये वो जो मंत्री बनाए जा सकते हैं योगी मंत्रिमंडल में, जो विस्तार होगा योगी 2.0 का, उसका ये पहला विस्तार। और ऐसे में इन चेहरों को जगह दी जा सकती है। और इस बीच एक और आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसबीएसपी से ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी से दारा सिंह चौहान, आरएलडी से अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है। ये वो नाम भी सामने आ गए हैं। बीजेपी से दारा सिंह चौहान है, ओम प्रकाश राजभर अपनी एसबीएसपी पार्टी से और आरएलडी से अनिल कुमार। इस बीच एक और खबर आपको बताती हूं। ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो बाकायदा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री बनने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर से एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने जब बात की तो राजभर का कहना है उनका मकसद गरीबों को न्याय दिलाना। उनकी पार्टी की वजह से पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। हारी हुई सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी। शाम को 5 बजे राजभवन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 से 4 नाम चर्चा में हैं, जिनमें एक नाम सबसे प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर का। आज बिल्कुल गमछा बिल्कुल पीला पीला चमक रहा, अलग से तैयारी है पूरी। हमारा पीला गमछा, पीला कुर्ता, पीला जैकेट हमेशा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा में रहता है। हम ऐसे ही पहन के घूमते हैं, एक अलग अपना पहचान बना करके। कहीं दूर से भी कोई देखे तो समझ जाए कि राजभर जी आ रहे हैं। लंबा इंतज़ार हुआ राजभर जी, अगस्त से लेकर के तमाम तारीखें हुई, कई तिथियां निकाली गई, आज का दिन मुकर्रर हुआ है। क्या आज के दिन की फील है आपके अंदर? देखिए, हमको कोई फील नहीं है और हमारे लिए देखिए मंत्री पद मायने नहीं है। हमारे लिए गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों को जगाना, उनको अधिकार, शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, नौकरी के प्रति उनको जागृत करना कि आप जागो। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जैसे हम बताते हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति तो छोड़ दीजिए, शिक्षा से भी दूर हैं, स्वास्थ्य से भी वो सरकार की जो योजनाएं हैं नहीं मिल पाती हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं, बाकी प्राइवेट में चले जाते हैं। तो उनको जगाना, उनको न्याय दिलाना, उनके लिए लड़ना हमारा पहली प्राथमिकता होती है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में आपका मंत्री बनना भाजपा के लिए और आपके लिए कितना मुफीद और कितना फायदेमंद साबित? देखिए, वो तो 18 जुलाई 2023 को ही ये तय हो गया कि पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश के पश्चिम मध्यांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे सहारनपुर मंडल का हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हमने ये कुव्वत पैदा की है कि पूर्वांचल में अगर हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट दिलाने की हैसियत है लोकसभा में, तो पश्चिम में भी हम 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 वोट दिलाने की हैसियत पैदा कर लिए हैं। और साथी आज आपके साथ शपथ लेंगे? ये सही जानकारी तो नहीं है, कुछ अनुमान बता दिए, बड़ा गणतज्ञ हैं आप। उनको तो ले आए हैं घींच के, जो है सपा से इधर दारा सिंह चौहान। हाँ, तो उनको तो उम्मीद है कि उनको हो जाना चाहिए। और आरएलडी से
भी बात तय हो गई, आरएलडी से भी अब नेतृत्व का काम है, जिसको तय करें तो उधर से है, और भाजपा नेतृत्व अपने तरफ से जिसको तय किया हो। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम प्रकाश राजभर हैं जो बता रहे हैं कि अपने साथी दारा सिंह को मंत्री बनवाएंगे और साथ ही साथ आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री का बनना तय है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो एसबीएसपी के मुखिया आप ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे। तैयारी पूरी है शाम में शपथ ग्रहण को लेकर, और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की ताकत आखिर क्या है ये अब आपको बताते हैं। लेकर आइए जरा जानकारियां यहाँ बड़ी स्क्रीन पर। ओम प्रकाश राजभर की ताकत मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 4% राजभर वोट है, जो अपना राजभर जाति का वोट है। 16 लोकसभा सीटों पर इस वोट का सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब हार और जीत जो है वो तय करने में एक तरीके से निर्णायक भूमिका में आ जाता है वो वोटर। पूर्वांचल में राजभर समाज का जो असर है वो देखा जा सकता है साफ तौर पर, और ऐसे में 18 जिलों में राजभर समाज जो है वो अहम वोटर की भूमिका में उभर कर सामने आता है। यह है ओम प्रकाश राजभर की ताकत, और इसी वोट की ताकत की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर N24 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ये योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसके तहत उन्हें जगह दी जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, ओम प्रकाश राजभर से जो आपने खास बातचीत की वो भी अभी दर्शकों को दिखाई, ओम प्रकाश राजभर की जो ताकत है वो भी हमने दर्शकों को बताई। ऐसे में एक नाम तो ओम प्रकाश राजभर है, और बाकी आरएलडी से भी अनिल कुमार का नाम सामने आ रहा है, और खुद पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी छोड़कर शामिल हुए थे बीजेपी में दारा सिंह चौहान, हालांकि उपचुनाव हार गए थे पर एमएलसी बनाकर पार्टी ने उनको खुश किया था, उनका भी नंबर लगने वाला है, और इन सब के जरिए कहीं ना कहीं वो जातिगत समीकरण सेट करना 24 चुनाव के लिए। बिल्कुल, जातिगत समीकरण सेट करना और पुराने कमिटमेंट्स को पूरा करना ही इस मंत्रिमंडल विस्तार का लक्ष्य है। जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन रोमाला अभी तक केवल 3 नाम ही सामने आए हैं, और ये तीनों नाम पुख्ता बताए जा रहे हैं, जिनकी चर्चा आप कर रही थी। ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह चौहान है, और आरएलडी कोटे से दलित चेहरा अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है। ऐसे जो हमारे सूत्र हैं उनका दावा ये है कि आकाश सक्सेना जो रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और वहाँ आजम खान की बादशाहत को ख़त्म करके जिन्होंने भगवा लहराया है, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है, लेकिन पुख्ता कोई बताने को तैयार नहीं है। बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। इस वक्त राजभवन के सामने मौजूद हूँ। राजभवन में बहुत गहमा गहमी नहीं नजर आएगी, क्योंकि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद आगरा में अपने कार्यक्रम में है, जो 2:30 से 3 बजे करीब यहाँ लौट करके आएंगे, और शाम 5 बजे इसी जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होना है। लेकिन ना तो राजभवन के भीतर के लोगों को, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को बहुत पुख्ता जानकारी है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले जो चेहरे हैं वो पुख्ता तौर पे कौन होंगे। केवल 3 नाम ही हर कोई हामी भर रहा है, वो 3 ही नाम है, लेकिन अन्य कौन नाम हो सकते हैं उसके बारे में भी बहुत कहा नहीं जा रहा। हालांकि भारतीय कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इन 3 चेहरों को लेकर कहीं कोई पसोपेश नहीं है। इनको लेकर पूरी तरीके से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये तो लेंगे ही लेंगे शपथ, अन्य और कौन हो सकते हैं उसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और ऐसे में आरएलडी, जिसकी तरफ से अनिल कुमार का शपथ लेना तय माना जा रहा है। अब आपको जयंत की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, जरा उसकी ताकत के बारे में भी बता देते हैं। आरएलडी की ताकत उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 5% हिस्सा है, और ये 5% हिस्सा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कॉन्सेंट्रेटेड होकर 17% वोट के आसपास बैठता है। मैं जाट वोटर की बात कर रही हूं। देश में 18 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे जो जाट वोटर है उसकी ताकत देखी जा सकती है, और मथुरा में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में हार जीत में अहम भूमिका रखता है ये जाट वोटर, जिसको आरएलडी की ताकत के तौर पर हम यहां आपके सामने रख रहे हैं। तो यही आरएलडी की वो ताकत है, और ऐसे में देखिए आरएलडी की जो सबसे बड़ी ताकत वो उसका जाट वोटर, लेकिन कई बार सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो सामाजिक समीकरण इस रूप में बन जाता है कि खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां जो दलित वोटर है उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, और अगर वो साथ ना आए तो फिर आरएलडी का जाट वोटर हार जीत के मामले में हल्का पड़ जाता है। इसीलिए आरएलडी के कोटे से संजय त्रिपाठी, एक दलित चेहरे को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दिलाई जा रही है।
निश्चित रूप से, और ये जो आरएलडी के साथ में उनका कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का कि अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो उनको लोकसभा की 2 सीटें देंगे। आपने देखा रोमाना किस तरह से उनको विधान परिषद की भी 1 सीट दी हुई है और अब मंत्रिमंडल में भी जगह मिल रही है। हालांकि चर्चा ये थी कि 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन अभी तक अनिल कुमार का नाम ही सामने आ रहा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और देखिए आप सीधे तौर पर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें दलित और पिछड़ा समीकरण साधने के लिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये बहुत फायदेमंद साबित होगा, ऐसा भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है। और उसी नाते 2 पिछड़े और 1 दलित को मंत्री बनाया जा रहा है। बीजेपी कोटे से बहुत मंत्री बनाने की पुख्ता जानकारी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है तो नाराजगी कुछ लोगों में बढ़ सकती है। फायदा मिलने के बजाय जो नाराजगी है वो बढ़ सकती है। इसलिए बहरहाल अभी भाजपा के किसी चेहरे को मंत्रिमंडल में नए चेहरे की एंट्री करना मुश्किल है। तो अभी तक 3 नाम ही रोमाना सामने निकल करके आ रहे हैं, जिनसे दलित पिछड़े का जो सियासी समीकरण है उसको साधने की पूरी कोशिश रहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव के। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर संजय त्रिपाठी। मैं संजय का फिर से रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको एक और जानकारी दे दूं। अब से करीब 40-45 मिनट के बाद, मतलब सुबह 11 बजे के आसपास, योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इसमें करीब 24 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इसमें ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद अप्रैल 2023 से लेकर ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के जो बिल हैं वो माफ हो जाएंगे। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद और ओडिशा के दौरे पर हैं। पीएम आज हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके बाद फिर सुबह 11 बजे के आसपास तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी है, लोकार्पण भी है, शिलान्यास का कार्यक्रम भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। संगारेड्डी में ही एक रैली को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा चले जाएंगे, जहां जाजपुर के चंडीखोले में दोपहर 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी है, लोकार्पण भी है, शिलान्यास भी करेंगे और शाम 4:15 बजे चंडीखोले में एक रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी, इसकी बहुत चर्चा है। मैंने कहा था कपास के किसानों की हर तरह से मदद करेंगे। बीजेपी सरकार ने कपास की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की है। इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी।
और देखिए, परिवार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है, वो भी सुनिए जरा। वे परिवारवाद को लेकर हमेशा टिप्पणी करते थे कि कांग्रेस का परिवारवाद चल रहा है। अब ये परिवारवाद किसका चल रहा है? कहते कुछ है, करते कुछ। जुमला था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, केवल जुमला है, वो केवल मैं। हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित से। अंकित, 2019 चौकीदार था, 2024 साफ तौर पर 24 की लड़ाई परिवार पर आई। जी बिल्कुल, देखिए परिवार पर आ गई है। उसकी वजह है अभी जो 2 दिन पहले जब बिहार के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में एक महागठबंधन की रैली हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर परिवारवाद को लेकर के हमला किया था और उसी का जो नतीजा ये है कि कल हमने देखा है कि जो पहले बीजेपी के जो तमाम नेताओं के द्वारा हम है मोदी का परिवार, इस तरीके का जो है ट्विटर एक्स हो या फिर जो तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, यहाँ तक कि सड़कों पर भी आपको जगह जगह होर्डिंग्स नजर आए। तो वहीं अब जो है विपक्ष की तरफ से भी ऐसे होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं जिसमें जो परिवारवाद के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। तो एक तरफ जो है जो आपने सही कहा कि 2019 के चुनावों में चौकीदार के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुद्दा उल्टा पड़ गया था और अब परिवारवाद और परिवार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है और उस पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में डीजी रेणुका मिश्रा पर गाज गिरी है। उन्हें हटाकर राजीव कृष्ण को डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, आप जानते हैं, और ऐसे में अब रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। राजीव कृष्ण को डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, मतलब सरकार की तरफ से जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है वो तय की गई है। बिल्कुल रोमाना तय की गई है, क्योंकि ये प्रतीक्षा जो थी वो इतिहास, क्षमा कीजिएगा, जो परीक्षा थी वो इतिहास बनाने वाली थी। तैयारी इस तरह की गई थी कि अब तक यूपी पुलिस की जो सबसे बड़ी भर्ती है वो सकुशल संपन्न हो, लेकिन पर्चा लीक हुआ, सरकार की फजीयत हुई, पूरी तैयारियों को पलीता लगा और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती बोर्ड के स्तर पर लापरवाही बरती गई है, पेपर लीक हुआ है और जिसके नाते रेणुका शास्त्री जो डीजी इस महकमे की थी, पुलिस भर्ती परीक्षा एवं प्रोन्नति बोर्ड की, उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें हटाया गया है और राजीव कृष्णा जो डायरेक्टर विजिलेंस थे उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुलिस भर्ती बोर्ड का। चूंकि 6 महीने बाद फिर से परीक्षा होनी है तो ऐसे में तैयारियां फिर मुकम्मल की जानी है और बीच में इलेक्शन भी है, तो इस लिहाज से राजीव कृष्ण को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है और ऐसे में नई जिम्मेदारी दे दी गई है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। आपको जरा ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की तस्वीरें, हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर। तो देखिए, उज्जैनी महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूजा कर रहे हैं। वहीं की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में तेलंगाना को हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है और अब ये उज्जैनी महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना, या आप यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति। लेकिन क्योंकि माहौल चुनावी है, ऐसे में सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या इस भक्ति से मिलेगी बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव तेलंगाना में वोट की शक्ति। ये महत्वपूर्ण मंदिर तेलंगाना की अगर बात की जाए तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है। क्षेत्रीय दल तेलंगाना का जो लगातार वहां पर सत्ता में था, बीआरएस, वो हाशिए पर पहुंच चुका है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो असली लड़ाई है, क्या उसका मिजाज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तेलंगाना में होने वाला है? इसी को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी जुटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस फिलहाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और ऐसे में 24 चुनाव में कहीं ना कहीं 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने की जुगत में बीजेपी
इस बार तेलंगाना में नजर आ रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद से देख रहे हैं आप। उज्जैनी महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम के ये जो दौरे हैं, इनके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इन्हें बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषण में कहते भी हैं कि वो गाली को गहना बना लेते हैं। और कल जब तेलंगाना और तमिलनाडु में पीएम थे, तब उन्होंने परिवार को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान पर ऐसा पलटवार किया कि लोकसभा चुनाव के लिए मोदी ने नया नारा ही दे दिया। नारा है, पूरा देश मोदी का परिवार है। हम आपको बताते हैं कि 24 में 400 पार का नारा लगाने वाले पीएम मोदी ने रणनीतिक लड़ाई की पहली बाजी आखिर कैसे जीतने की पूरी बिसात बिछा ली है। अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। आम चुनाव की आहट के बीच दक्षिण की देहरी पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी। चुनावी बिसात पर वोट की बाजी जीतने को लेकर प्रतिबद्धता के बीच सियासी शत्रुओं पर शाब्दिक बाण चला रहे थे। विरोधियों की दीवार ध्वस्त कर नई सियासी लकीर खींचने की शपथ दोहरा रहे थे हिंदुस्तान के प्रधान। 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। उन्होंने अपना राष्ट्रवादी विजन क्लियर कर दिया। ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े नेता ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको? मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? अब की बार। और ये भी बता दिया कि उनका प्लान 400 कैसे पूरा होगा। किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। यही वो सीढ़ी है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर वापसी को लेकर आश्वस्त है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान के मान को आसमान में पहुंचाने की वचनबद्धता दोहरा रहे हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में खड़े प्रधानमंत्री मोदी लगातार 25 मिनट तक बोलते रहे। पूरे रॉ में दिख रहे नरेंद्र मोदी के शब्दों में देश को लेकर संकल्पबद्धता थी, सत्ता में वापसी को लेकर दृढ़ता थी और विरोधियों के लिए बेहिसाब आक्रामक था। विरोधियों के हथियार पर उसी अंदाज में पलटवार करने के लिए विख्यात नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद से 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में क्रोध भी था और बेहिसाब जज्बात भी। और ये यूं ही नहीं था, इसके पीछे है लालू यादव का वो शाब्दिक प्रहार जिसमें लक्ष्य पीएम मोदी की निजता थी। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 24 घंटे बीतने से पहले ही पीएम मोदी ने न सिर्फ लालू यादव पर प्रचंड पलटवार किया, बल्कि इसे आत्मसम्मान से जोड़कर सियासी हवा का रुख मोड़ दिया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। जैसे ही प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद में देश को परिवार बताया, वैसे ही सोशल मीडिया का रंग और ढंग बदलने लगा। सोशल साइट एक्स पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के साथ बतौर पहचान मोदी का परिवार जोड़ लिया। ऐसा करने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक शामिल है। हर कोई खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है और आज हम लोगों ने लिखा मोदी का परिवार हम है। नरेंद्र मोदी जी लगातार भारत में विकास के गाथा लिख रहे हैं। लालू प्रसाद जी, अब ये आपका स्तर हो गया है, कोई बात नहीं। जब उन्होंने बात कही तो मोदी जी ने बड़ा हृदय दिखाया। हाँ, मेरा परिवार है, मेरा परिवार देश के 140 लोग हैं। ये मैं हूं चौकीदार का नया वर्जन है, जो 5 बरस बाद ठीक चुनाव से पहले फिर से बीजेपी ने लॉन्च किया है। एक और सोशल मीडिया पर परिवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दीवार खड़ी की जा रही है, तो दूसरी ओर लालू यादव पर प्रहार जारी है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए जानते क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। वंशवाद को लेकर विरोधियों को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाली बीजेपी नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर आक्रामक है। विरोधी खेमे में बौखलाहट सी है। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है ही नहीं। होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की। जाहिर है कि मोदी विरोधियों ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। जरा याद करिए, साल 2019 कांग्रेस के नेता और खास तौर पर राहुल गांधी हर मंच से, हर सभा में एक नारा बुलंद किया करते थे, चौकीदार चोर है, और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जाता था। मोदी ने इस नारे को बिल्कुल उल्टा कर दिया और उसके बाद बीजेपी का हर बड़ा नेता और उससे लेकर बूथ कार्यकर्ता तक ने एक नया नारा दे दिया था कि मैं भी चौकीदार हूं। और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के जो हैंडल्स थे, जो उनकी आईडी थी, जो बायो वगैरह जहां पर लिखा जाता है, पूरी आइडेंटिटी होती है, वहां पर सभी ने लिख लिया था मैं भी चौकीदार हूं। आज 5 साल के बाद फिर से वही स्थिति नजर आ रही है। साफ है, पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु में मोदी और परिवार का आकार खड़ा हो जाएगा। और ये बीजेपी के लिए इसलिए भी मुफीद है क्योंकि एक और प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो दूसरी ओर वंशवाद के ऐसे कई वटवृक्ष हैं जिनकी जड़ में प्रजातंत्र सिकुड़ता जा रहा है। हालांकि चुनावी एजेंडा सेट करने वाले पीएम मोदी का आगे का विजन भी क्लियर है। केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
वैश्विक मानचित्र पर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संकल्प को दोहरा रहे थे। उन्होंने बताया कि आजादी के शताब्दी साल में भारत का मान वैश्विक आसमान में सबसे ऊपर होगा और इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तेलंगाना जाने से पहले पिछली रात देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत को लेकर मैराथन मीटिंग की थी। बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण से लिखे मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। इस रोड मैप का आखिरी लक्ष्य 23 साल बाद भारत को किसी भी कीमत पर विकसित देश में बदलना है। विकसित भारत के एक्शन प्लान पर देश भर में 15 लाख लोग अब तक अपने सुझाव दे चुके हैं। 3,75,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स अब तक इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर करीब 3,000 मीटिंग हो चुकी है। 3,000 मीटिंग देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात काम, करीब 1200 यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनमें अब तक करीब 11 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया है, अपने मौलिक सुझाव दिए हैं, जो हमारे युवा विकसित भारत के सबसे बड़े निर्माता और सबसे बड़े लाभार्थी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी विजन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल है। 3,75,000 अपनी जिस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं, उसकी सीढ़ी क्या है, उसे समझिए जरा। हर भारतीय परिवार को पक्का घर देने का वादा पूरा करना है। हर घर को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है और साथ में अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम कैबिनेट मीटिंग में विकसित भारत के साथ साथ 100 दिनों का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। भविष्य का एक्शन प्लान बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। उन्हें यकीन है कि 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, उनकी सरकार ने जो काम किया, उस आधार पर जनता वोट डालेगी और इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं। 15 दिन में 2 IIT, 1 IIIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। साथियों, समर्थकों के सामने उदाहरण समेत विकास का जो ब्यौरा धारा प्रवाह पेश कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, ये आखिरी के सिर्फ 2 हफ्ते का है। 10 बरस की सरकार के 15 दिनों का हिसाब बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसका सारांश यह है कि देश के उत्तर से दक्षिण तक सरकार ने बेहिसाब सौगातें दी। 15 दिनों की सौगातों के जरिए गुजरात, पंजाब,
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को साधने की कोशिश की। इन 9 राज्यों में एम्स, IIM, IITDM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल्स, फर्टिलाइजर प्लांट और केबल ब्रिज शामिल है। पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा 2000 से ज्यादा रेलवे परियोजना, ऑयल गैस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट्स शामिल हैं, जो मानचित्र पर विकास को विस्तार दे रहा है। देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। अपने इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगले 9 रोज में देश भ्रमण करने वाले हैं। 5 मार्च को फिर से तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। 7 मार्च को कश्मीर जाएंगे। 8 मार्च को दिल्ली, 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, 11 मार्च को दिल्ली और हरियाणा, 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान जाएंगे। तो 13 मार्च को गुजरात और असम के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। ये वही राज्य हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 60% वोट मिले थे। 12 राज्यों में लोकसभा की 319 सीटें, इनमें से 206 सीटें एनडीए ने जीती थी और 49 यूपीए और 64 सीटें बाकी दलों को मिली थी। तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरीखे राज्यों में बीजेपी इस बार अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश में है। 2019 में 17 में से 4 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार और ज्यादा सीटों के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाई और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। 21 सीट वाले ओडिशा में पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। इस बार पटनाई का गढ़ ध्वस्त करने के लिए पीएम मोदी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली के जरिए पश्चिम बंगाल में भी 18 सीटों से आगे बढ़ने की तैयारी है। इसके अलावा 400 सीट हासिल करने के लिए यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की कोशिश है। तो वहीं बिहार, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सरीखे राज्यों में प्रचंड जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि इस बार लक्ष्य नई सियासी लकीर खींचने का है। अब की बार